Follow Amit on Instagram at the Changani THECHHANGANI and Motoroids India to never ever miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरराइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये यहाँ पर खड़ी है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 BS6। कुछ वक्त हो गया है इस गाड़ी को आकर के। हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे, इसलिए इस गाड़ी के बारे में आपको बता नहीं पाए, लेकिन इस गाड़ी को मैंने अच्छे से चला करके देख लिया है। मुंबई की बारिश ने हमारा हाल बेहाल कर लिया है। लॉकडाउन अब उठा है तो हम लोग बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन बहरहाल फिर भी हम लोग यहाँ पर हाजिर हो गए हैं आपके सामने। इस गाड़ी को अच्छे से मैंने कल चला करके देखा। अब सबसे बड़ा जो चेंज है यहाँ पर, ऑब्वियसली BS6 कंप्लायंट है ये गाड़ी, लेकिन उसके अलावा भी BS6 आने के बाद जो EFI यहाँ पर आ गया है, फ्यूल इंजेक्शन आ गया है, उससे क्या क्या चेंजेस आपको फील होंगे। क्या वाइब्रेशंस कम हुए हैं, क्या परफॉर्मेंस बेटर हुआ है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स कैसा है, क्या टॉप स्पीड बढ़ी है, माइलेज बढ़ी है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने कुछ और भी रिव्यूज़ देखे थे समझने के लिए कि लोगों का क्या विचार है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन परफॉर्मेंस के बारे में वहाँ पर देखने को नहीं मिली। तो मैंने बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करी है इस गाड़ी की, और आपको वो सारी चीज़ें जो आपको और बहुत सारी जगह पर देखने के लिए नहीं मिली होगी वो यहाँ पर ज़रूर मिल जाएगी। रिव्यू चालू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पर अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द छंगानी THECHHANGANI। चलिए शुरू करते हैं। और BS6 कंप्लायंट गाड़ी में जो सबसे विजिबल चेंजेस आपको नज़र आएंगे वो ये है कि ये जो कैटकॉन का बल्क है ये यहाँ से मूव करके ऊपर यहाँ पर लेकर के आ गए हैं, और ये जो है ये आपको बड़ा ही क्लियरली नज़र आएगा। और इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली बात जो बहुत सारे रॉयल एनफील्ड के फैंस हैं उनके लिए ये है कि अब यहाँ पर आपको स्पोक व्हील्स के साथ साथ अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। आपको 350X नाम का जो एक सब वेरिएंट टाइप था वहाँ पर अलॉय व्हील्स मुहैया करवाए गए थे पिछले साल, लेकिन उस गाड़ी की राइडिंग पोजीशन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और मुझे लगता है कि ये जो क्लासिक का टेम्पलेट है ये ज़्यादा सूटेबल है जो रॉयल एनफील्ड के फ़ैन हैं उनके लिए। और ट्यूबलेस टायर्स अलॉय व्हील्स के साथ साथ आपको मिलेंगे, जिसका मतलब ये है कि जब आप किसी लंबी राइड पर जाएंगे तो गाड़ी में पंचर होने पर आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कुछ वेरियंट्स के अंदर आपको स्पोक्ड व्हील्स मिलेंगे, जैसे कि ये क्रोम वेरिएंट है, सबसे महंगा वेरिएंट, सबसे ज़्यादा शानदार दिखने वाला वेरिएंट। अगर आप एक क्लासिक टेम्पलेट की बात करें तो यहाँ पर आपको ये स्पोक व्हील्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अलॉय व्हील्स भी आपको बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स में मिलेंगे। मैं उस पर आता हूँ थोड़ी देर में। और एक और जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो टायर साइजेज़ हैं वो सामने आपको दोनों ही केसेस में सेम मिलेंगे, लेकिन पीछे का टायर जो है ये आपको अलॉय और स्पोक्ड व्हील्स में अलग अलग मिलेगा। तो अलॉय में आपको 120/80 सेक्शन टायर मिलेगा, और जो स्पोक व्हील्स हैं यहाँ पर आपको 110/90 सेक्शन टायर मिलेगा। व्हील्स दोनों ही आगे और पीछे आपको 19 इंच के मिलते हैं। अब BS6 यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है तो पावर में कितना चेंज आया है जान के आपको बहुत खुशी होगी कि पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। पहले यहाँ पर 19.8 HP ये गाड़ी बनाती थी, अब 19.1 HP बनाती है, यानी सिर्फ 0.7 HP का फ़र्क आया है। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो इस तरह की गाड़ी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और जिसके लिए जानी जाती है, वो है इसकी टॉर्क। और वहाँ पे किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। 28 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है आपको 4000 RPM पर। पीक पावर ये गाड़ी बनाती है 5250 RPM पर। तो पावर और टॉर्क में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, पावर में सिर्फ 0.7 और टॉर्क जैसा था वैसा ही है। चलिए अब इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जब आप इसे चालू करते हैं तो यहाँ पर ये लो फ्यूल मीटर की लाइट है, ये इंजन चेक लाइट है, और ABS की भी लाइट है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि अब कुछ कलर वेरिएंट्स में आपको डुअल चैनल ABS भी मिलता है, जो एक बहुत अच्छी बात है सेफ्टी के लिहाज से। लेकिन ये आपको सारे कलर्स में अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पर जो गाड़ी हमारे पास खड़ी है यहाँ पर आपके पास डुअल चैनल ABS है। 4 या 5 कलर्स में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, लेकिन बाकी कलर्स के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। प्राइसेस में भी काफ़ी सारा डिफरेंस है, और ये सारी चीज़ें मैं कंक्लूजन के वक्त आपको बताऊंगा। लेकिन अब यहाँ पर डुअल चैनल ABS अवेलेबल है। अभी इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको दिखाई रहा हूँ, तो आपको जो छोटी मोटी चीज़ें और हैं वो भी बता देता हूँ। और ये जो स्पीडो है जैसा था पहले वैसा ही है। और ये यहाँ पर आपको एक ओडो मिलता है, ट्रिप मीटर नाम की कोई चीज़ नहीं है। फ्यूल गेज यहाँ पे नहीं है, जो मेरे ख्याल से होना चाहिए। हाई टाइम यहाँ पर रॉयल एनफील्ड फ्यूल गेज डाले, बिकॉज बहुत ज़रूरी एक चीज़ है वो। क्लासिक स्टाइलिंग एक बात है, लेकिन फंक्शनैलिटी दूसरी बात है। यहाँ पर डेफिनेटली एक फ्यूल गेज होना चाहिए। टेल लाइट्स की अगर आप बात करेंगे तो आपको यहाँ पर ये न्यूट्रल की लाइट मिलेगी, आपको हाई बीम और लो बीम की लाइट यहाँ पर मिलेगी। उसके अलावा टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ नज़र आएंगे, और ये जो सारी टेल लाइट्स हैं इससे आपको पता चलता है कि जो गाड़ी है इसमें आपने क्या फीचर अभी एंगेज कर रखा है। सामने 280 mm की डिस्क है,
पीछे 240 mm की डिस्क है, और अगर आप सिंगल चैनल ABS लेंगे तो पीछे ड्रम जो वेरिएंट है उसमें आपको 153 mm की ड्रम मिलेगी, वहाँ पर आपको डिस्क नहीं मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर 135 mm है, जो मेरे ख्याल से ज़रा कम है इतने लंबे व्हील बेस वाली गाड़ी के लिए। तो ख़राब रास्ते जो होते हैं वहाँ पर अगर बहुत ऊंचा बम्प है तो उसे क्लियर करने में ज़रा सी तकलीफ़ हो सकती है। साइड स्टैंड की यहाँ पर बात करें तो अगर आप गाड़ी को न्यूट्रल में डाल करके खड़े हुए हैं और साइड स्टैंड ऑन है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, लेकिन अगर आप साइड स्टैंड ऑन के साथ इसे फर्स्ट गियर में डाल करके स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगी, और अगर ये चालू भी है और आप साइड स्टैंड लगाते हैं तो ये बंद हो जाएगी। ये एक एक्सीडेंटली कई बार बच्चों के हाथों गियर में गाड़ी खड़ी होने पर जो इग्निशन ऑन करने की प्रॉब्लम है उसे शायद सॉल्व करने की कोशिश की गई है, तो ये भी एक यहाँ पर फीचर है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे स्विच गियर देखेंगे तो ये देखने में स्विच गियर काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ जो बटन्स हैं ये देखिए ये अटकने शुरू हो गए हैं। इस तरह से अटकने नहीं चाहिए, ये देखिए यहाँ पे अटकता है। और ये इंजन इलेक्ट्रिक स्टार्टर बटन है, आपके पास सॉफ्ट टू टच ग्रिप्स हैं, साइड में ये बार वेट्स हैं जो कि प्लास्टिक हैं। मिरर्स अभी भी बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, हालांकि ये मिरर्स हाई स्पीड पर हाई रेव्स पर थोड़ा सा वाइब्रेट ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर भी यूजेबल हैं। मेरे ख्याल से ज़रा और वाइड होते तो ज़्यादा अच्छा होता। यूजेबल है लेकिन मेरे ख्याल से ये बेस्ट नहीं है। और यहाँ पर आपके पास ये हॉर्न है, बड़ा ही सॉलिड एक हॉर्न आपको मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स, हाई बीम, लो बीम, और साथ ही ये डे फ्लैशर। 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, और ये जो क्रोम एडिशन है इसके ऊपर अगर आप स्ट्राइपिंग देखेंगे तो बड़ी ही शानदार स्ट्राइपिंग है। आप भले ही यहाँ पर सामने वाले फेंडर पर देख लीजिए, ये जो स्ट्राइपिंग यहाँ पर की गई है, या फिर टैंक के ऊपर जो स्ट्राइपिंग की गई है, जो रॉयल एनफील्ड का एम्ब्लम है इसे जिस तरह से दिखाया गया है, ये सब कुछ बहुत ही शानदार लगता है। और इसका जो क्लासिक टेम्पलेट है रॉयल एनफील्ड का, इसकी जो हेरिटेज है उसके साथ ये सब बहुत अच्छे से जाता है। लेकिन अब रॉयल एनफील्ड आपको कुछ नए स्टाइल्स में भी ये गाड़ी दिखा रहा है, कुछ नए स्टाइल्स में भी ये गाड़ी प्रस्तुत कर रहा है। और क्रोम जो कि पहले सिर्फ 500 के अंदर आपको मिलता था, उसके साथ ही साथ एक गन मेटल ग्रे भी यहाँ पर एक नया इंक्लूजन है। उसके अलावा सिग्नल्स जो एडिशन है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। एक स्टेल्थ ब्लैक एडिशन भी आपको मिलता है, जहाँ पर आपको रेड कलर की स्ट्राइप्स के साथ एक मैट ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और उसके अलावा सिल्वर और रेड जैसे जो कलर्स हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। ऑल ब्लैक कलर भी यहाँ पर आपको मिलेगा। अब एग्जॉस्ट, मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुनना चाहते होंगे कि BS6 गाड़ी का एग्जॉस्ट कैसा साउंड करता है, तो चलिए हम लोग इसे ज़रा एक बार सुन लेते हैं। अब यहाँ पर बैठ कर के मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भले ही इस गाड़ी में कुछ खामियां हों, कुछ प्रॉब्लम्स हों, लेकिन जब ये गाड़ी चलती है तो आपको जो थंप है वो बराबर महसूस होगी। जिस चीज़ के लिए आप रॉयल एनफील्ड और बुलेट से, क्लासिक से इतना प्यार करते हैं, वो वहाँ बिल्कुल बरकरार है। जब ये गाड़ी आगे चलेगी तो इसकी जो बेहतरीन लो एंड टॉर्क है आपको महसूस होगी, और ये जो थंप है यही इस गाड़ी को विशेष बनाती है। और जब आप इसे चलाते हैं तो मेरे ख्याल से अब इसका जो कंपटीशन है जावा भी है और बेनेली भी है, इंपीरियल है 400, लेकिन जब आप इस गाड़ी पर बैठ करके सामने देख करके चलाते हैं तो जो फीलिंग की बात रॉयल एनफील्ड के फ़ैन करते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल बरकरार है। इस तरह का जो एक अनुभव है स्लो स्पीड पर, बड़ी ही टॉर्की मोटरसाइकिल को स्लो स्पीड पर, लो रेव्स पर चलाना, और गाड़ी का बहुत ही स्लो स्पीड्स पर हाई गियर्स में एक बीट के साथ आगे बढ़ना, जो इसका वेट है 195 से भी ज़्यादा केजीज़ का इसका जो वेट है, वेट वेट, उसके साथ ये गाड़ी जब आगे बढ़ती है तो आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ बहुत ही सब्सटेंशियल चला रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों को ये गाड़ी पसंद आती है उन्हें ये गाड़ी पसंद क्यों आती है, क्योंकि इस तरह का जो एक्सपीरियंस है वो आपको किसी और दूसरी गाड़ी में असल में नहीं मिलेगा। और जब यहाँ से बैठ करके आप इस हेडलाइट को देखते हैं, ये जो इसके ऊपर हुड है, सामने जो क्रोम इसका रिंग है, उसके साथ ही साथ जो एक एनालॉग पूरा इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, इसे आप देखते हैं सामने तो जो आपको फील आता है मेरे ख्याल से ये वाकई में काफ़ी शानदार है। और ये एक अनुभव है जो कि आपको और किसी मोटरसाइकिल में
इस रेंज में डेफिनेटली नहीं मिलेगा। अब ये तो बात हो गई अनुभव की, जो आपको फीलिंग आती है उसकी, लेकिन परफॉर्मेंस में क्या कुछ परिवर्तन आया है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हर गियर में इस गाड़ी की स्पीड्स क्या हैं। पहले गियर में ये मोटरसाइकिल आपको 45 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर लेकर के जाएगी। सेकंड गियर में 65 किलोमीटर्स पर आवर, थर्ड गियर में 90 किलोमीटर्स पर आवर, फोर्थ गियर में 112 किलोमीटर्स पर आवर और फिफ्थ गियर में इसकी जो टॉप स्पीड है स्पीडो इंडिकेटेड वो है 123 किलोमीटर्स पर आवर। बहुत ज़्यादा इसकी टॉप स्पीड नहीं है, लेकिन ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फास्ट चलाने के लिए बनी भी नहीं है। इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत ही लो रेव्स पर, बहुत ही स्लो स्पीड्स पर बहुत ही आराम से चलती है। और इसके ऊपर अगर मैं आपको अपनी टिप्पणी बताऊं तो यहाँ पर आप जानते ही हैं 5 स्पीड गियर बॉक्स है। यहाँ पर किक भी आपको मिल रही है, किक यहाँ पे हटाई नहीं गई है। तो जावा के अंदर ये काफ़ी सारे लोगों का कंप्लेंट है कि यहाँ पर किक नहीं मिलती है, तो किक यहाँ पर अभी भी मौजूद है। लेकिन अगर आप लो स्पीड्स की बात करें तो फिफ्थ गियर में 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर आप इस गाड़ी को जब चलाएंगे तो बहुत ही रीअश्योरिंगली आगे बढ़ती है, एज लो एज़ 40 किलोमीटर्स पर आवर। फिर अगर आप फोर्थ गियर की बात करें तो 35 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ये आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही आप एक गियर नीचे जाते हैं थर्ड गियर में, वहाँ पर ये एज़ लो एज़ 20 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर इस तरह से आराम से पुल करती है मानो एक ऑटोमेटिक गाड़ी हो। सेकंड गियर में 10 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ये पुल करेगी। और फर्स्ट गियर में आश्चर्यजनक तौर पर अगर आप थ्रॉटल को पूरी तरह से रिलीज़ भी कर देते हैं तो 5 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर ये ऐसे चलती जाती है जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल में चल रही हो। तो बहुत ही स्लो स्पीड्स पर, बहुत ही लो रेव्स पर जिस तरह से इसके अंदर टॉर्क डेवलप होता है और जिस तरह से ये गाड़ी को आगे बढ़ाती है, वो एक अनुभव, एक अलग किस्म का ही अनुभव है। और ट्रैक्टेबिलिटी जो है, अगर आप इसे लो स्पीड्स पर चला रहे हैं तो आपको जो एक रीअश्योरिंग फील मिलता है टॉर्क का, वो बड़ा लाजवाब है। और वो वैसा का वैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन कहाँ पर है वो मैं आपको बताता हूँ। इस गाड़ी का जो थ्रॉटल रेस्पॉन्स है, जो एक्सेलरेशन का आपको फील आता है जब आप एक्सेलरेट करते हैं, तो यहाँ पर अब EFI लगने के कारण फ्यूल इंजेक्शन जो लग गया है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, ऑक्सीजन सेंसर, उसके कारण अब आपको जो थ्रॉटल से रिस्पॉन्स मिलता है वो थोड़ा ज़्यादा सडन मिलता है और आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट कर रही है। तो थ्रॉटल रेस्पॉन्स यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है, आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी ज़्यादा स्मूथ है। और वाइब्रेशंस की जो बात है, आप में से बहुत सारे लोग जो जानना चाहते हैं कि क्या वाइब्रेशंस, जिसके लिए रॉयल एनफील्ड की क्लासिक जानी जाती है, कई लोग इसे वाइब्रेटर भी बोलते हैं, तो क्या वो वाइब्रेशंस चले गए हैं? अब यहाँ पर इसका जो जवाब है वो है हाँ और ना। कल मैंने इसे जब चलाया तो मैंने एक बड़ी ही पिक्यूलियर सी चीज़ नोटिस करी, और वो ये है कि वैसे भी ये गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा हाई रेविंग गाड़ी नहीं है। इसका पीक पावर 5250 RPM पर प्रोड्यूस होता है। अगर आप इसे कम्यूटर बाइक से कंपेयर करें तो वहाँ पर 7500 जो कि 2250 RPM ज़्यादा है, वहाँ प्रोड्यूस होता है। वैसे भी ये काफ़ी लो रेविंग गाड़ी है, काफ़ी लॉन्ग स्ट्रोक इसका इंजन है जो कि रेव फ्रेंडली नहीं होता, लेकिन टॉर्क यहाँ पर काफ़ी अच्छी बनती है। लेकिन फिर भी EFI लगने के बाद मुझे उम्मीद थी कि ये ज़्यादा अच्छे से रेव करेगी, लेकिन जब आप इसे लो टू मीडियम रेव्स में चलाते हैं तो यहाँ पर वाइब्रेशंस बिल्कुल नदारद हैं। हैंडल बार की बात कर लें, टैंक की बात कर लें, फुट पैक्स की बात कर लें, यहाँ पर टैको नहीं है तो मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता कि कितने रेव्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मिड रेव्स यानी कि लगभग 3-3.5 RPM तक आपको बिल्कुल रेव्स यहाँ पर महसूस नहीं होंगे। तो वाइब्रेशंस कम हुए हैं, गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है। अगर आप सिटी में जिस तरह से ये गाड़ी चलाई जानी चाहिए लो रेव्स पर, उस तरह से चलाएंगे तो आपको बहुत स्मूथ लगेगी। लेकिन जैसे ही आप इसे तेज़ी से चलाना शुरू करते हैं, आप इंजन स्पीड बढ़ाते हैं, 3,500 RPM से ऊपर लेकर के जाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हैंडल बार पे ख़ास तौर पर वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब मैं इसे मिड रेव्स पे चला रहा था तो मुझे ये जान के काफ़ी खुशी हुई थी कि वाइब्रेशंस इस हद तक कम हो गए। लेकिन जैसे ही 3500 RPM से मैं ऊपर गया, हैंडल बार्स पे वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा मुझे महसूस हुए, और पुरानी गाड़ी में जिस तरह से वाइब्रेशंस थे उससे बस ज़रा ही कम लग रहे थे। तो हैंडल बार पे वाइब्रेशंस अगर आप इसे मिड रेव्स से ऊपर लेकर के जाते हैं तो सडनली ट्रांसलेट हो जाते हैं। ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम यहाँ पर अभी भी है। लेकिन हाई रेव्स में भी आपको सीट पर, फुट पैक्स पर, टैंक पर वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट न के बराबर महसूस होते हैं। तो ये जो एरिया है ये अभी भी काफ़ी हद तक इंसुलेटेड है, लेकिन हैंडल बार जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही थी। एंड मेरे ख्याल से हाई रेव्स में जो वाइब्रेशंस हैंडल बार पे हैं, इसके बारे में डेफिनेटली कुछ किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप गाड़ी का स्वरूप देखेंगे तो ये पहले जैसा ही है, और जो सीट है ये काफ़ी फ्लैट वाइड सीट है विद अ स्प्रिंग, और ये हेल्प करती है आपको कि आप जब ख़राब रास्तों पे चलें तो आपको आराम दे। पीछे वाली सीट भी अच्छी है। सामने आपको काफ़ी बड़े मोटे 35 mm फोक्स मिलते हैं। यहाँ पर 130 mm का आपको ट्रैवल मिलेगा, और पीछे 5 स्टेप एडजस्टेबल गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्बर्स जो हैं
यहाँ पर आपको 80 mm का ट्रैवल मिलेगा। ये अगर आप देखेंगे अभी तो लास्ट से एक पहले वाली सेटिंग पर है, यानी कि इसे आप और थोड़ा फर्म कर सकते हैं 5 स्टेप में से। ये सबसे फर्म से एक स्टेप पहले वाले स्टेप पे है, लेकिन फिर भी काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था। तो जो सस्पेंशन है काफ़ी कंफर्टेबल है और जब आप इसे आराम से चलाते हैं तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल रखता है। हेडलाइट इसकी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर कोई एलईडी लाइटिंग नहीं है। नई गाड़ियों में जो एलईडी लाइटिंग आ रही है मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि उनका जो थ्रो है बहुत फोकस्ड रहता है और उससे कंसिस्टेंट इल्यूमिनेशन खास तौर पर बारिश के दिनों में आपको नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर पुराने किस्म की लाइटिंग है और ये इसकी जो लाइट है ये काफ़ी अच्छी है। इसका शॉर्ट और लॉन्ग थ्रो ठीक ठाक है, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और जो डिफरेंस आपको यहाँ पे नोटिस होगा वो ये है कि जब तक गाड़ी शुरू नहीं होती है तब तक सिर्फ पायलट लैंप अंदर जल रहा है और इससे जो है बैटरी पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है। पहले पूरी बत्ती जल जाती थी जिससे कभी कभी बैटरी ड्रेन हो जाती थी, और अगर आप अब इग्निशन ऑन कर देंगे, इंजन पावर ऑन हो जाएगा तो ये दोनों लाइट्स प्लस मेन हेडलाइट भी जल उठेगी, तो आपकी बैटरी जो है उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंडिकेटर्स अभी भी बल्ब हैं। फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर आपको जो पुरानी कार्बोरेटेड बाइक थी उससे ज़रा ज़्यादा मिलेगी, लेकिन रियल वर्ल्ड में मेरे ख्याल से आप 30 से 40 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तेज़ चलाते हैं, ज़्यादा हाई रेव करते हैं तो अबाउट 30 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, और अगर आप खुले हाईवे पर बड़े आराम से इसे चलाएंगे तो 40 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी ये गाड़ी आपको देगी। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, उनमें से जो एक चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो टायर्स हैं, ये टायर्स मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होने चाहिए थे। टायर्स में ग्रिप बहुत कम है। अगर आप ज़रा भी वेट कंडीशंस में चला रहे हैं या स्लिपरी कंडीशंस में चला रहे हैं तो टायर्स अपनी जगह बिल्कुल छोड़ देते हैं। रोड के ऊपर भी जो रिजेस हैं, जो लेजेस हैं, वहाँ पर टायर जो है यू कैन फील देम स्लिप होते हैं टायर्स। तो इन टायर्स की ग्रिप डेफिनेटली बेहतर हो सकती थी। और आप इस गाड़ी के साथ ज़रा भी अगर कॉर्नरिंग करने की कोशिश करते हैं तो ये टायर्स भी इसकी एक लिमिटेशन है। वैसे भी बहुत भारी गाड़ी है, कॉर्नरिंग करने के लिए बनी नहीं है, जो समझने वाली बात है, लेकिन फिर भी टायर्स से जो ग्रिप है ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। इंजन वही है 346 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन जो सालों साल से चला आ रहा है। इंजन से मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो इसे खरीदता है वो जानता है कि वो क्या खरीदना चाहता है। उसे बहुत ज़्यादा स्पोर्टी, बहुत ज़्यादा स्मूथ इंजन नहीं चाहिए। लेकिन मेरी जो तकलीफ़ है वो ये है कि जहाँ ये क्रोम बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, इतनी क्लासिक स्टाइलिंग है इस मोटरसाइकिल की, वहाँ पर ये जो करोजन है इंजन केस के ऊपर, ये ज़रा अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर अगर रॉयल एनफील्ड काम करे और ये अगर पार्ट हमेशा इसी तरह से शाइनी बना रहे कि ये करोजन यहाँ नहीं हो, तो मेरे ख्याल से जो ख़रीदार हैं उन्हें और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि एक क्लासिक लुक जो है उसकी तरफ वो लोग देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी गाड़ी सालों साल नई लगे, और ये जो एक स्वरूप है इसका, इसी के लिए वो इस गाड़ी की कीमत भरना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से जो नया BS6 वर्जन है ये एक इम्प्रूवमेंट है। अगर आप इसे लो टू मिड रेव्स में चलाते हैं तो डेफिनेटली रिफाइनमेंट में यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, लेकिन अगर आप हाई रेव्स में चलाते हैं तो हैंडल बार्स के ऊपर अभी भी आपको वाइब्रेशंस मिलेंगे। साउंड बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। आपको जो थंप और जो फील चाहिए थी मोटरसाइकिल से पहले की तरह यहाँ पर मौजूद है, और मोटरसाइकिल पर बैठ करके जो एक थंपी फील आपको चाहिए वो अभी भी इस मोटरसाइकिल में जावा और इम्पीरियल से कहीं बेहतर है। इस गाड़ी का जो एक कैरेक्टर है वो अभी भी काफ़ी अलग है, काफ़ी जुदा है, और दूसरी जो इस तरह की मोटरसाइकिल्स हैं वो इसे मैच नहीं कर सकती। हालांकि परफॉर्मेंस के मामले में वो मोटरसाइकिल्स इससे ज़रा बेहतर हैं। इम्पीरियल 400 मेरे ख्याल से सस्पेंशन अपना बेहतर कर सकती है, वहाँ पे कंफर्ट ज़रा मार खाया हुआ है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस बेहतर है। और जावा है, वहाँ पर भी परफॉर्मेंस यहाँ से बेहतर है, लेकिन वो गाड़ी ज़रा छोटी लगती है और उसमें उस बीट की ज़रा कमी है। तो दोस्तों अब हम लोग ज़रा कीमतों की और वेरिएंट्स की बात कर लें। यहाँ पर आपके पास मेनली 2 वेरिएंट्स हैं, सिंगल चैनल ABS वाला वेरिएंट और डुअल चैनल ABS वाला वेरिएंट, और उसके अंदर भी आपके पास बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। आपके पास एक स्टैंडर्ड जो व्हीकल है वो आता है, और टॉप ऑफ द लाइन जो ये डुअल चैनल क्रोम एडिशन है ये भी है, बीच में सिग्नल्स वेरिएंट भी है। तो यहाँ पर इसकी कीमत जो है बेस स्टैंडर्ड वेरिएंट की 1.59 लाख रुपीज़ से चालू होती है, और जो टॉप ऑफ द लाइन ये वाला वेरिएंट है डुअल चैनल क्रोम एडिशन, इसकी कीमत जाती है 1.84 लाख रुपीज़ तक। बीच में आपके पास जो सिग्नल्स एडिशन है उसकी कीमत है 1.78 लाख रुपीज़ एक शोरूम, और आपके पास जो ब्लैक एडिशन है उसकी कीमत है 1.68 लाख रुपीज़, और जो गन मेटल वेरिएंट है उसकी कीमत है 1.70 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर सिंगल चैनल और डुअल चैनल में अलग अलग कलर्स मौजूद हैं। सिंगल चैनल में आपको मर्क्यूरी सिल्वर, प्योर ब्लैक, क्लासिक ब्लैक, चेस्टनट, रेडिश रेड और ऐश कलर्स मिलेंगे, और डुअल चैनल के अंदर आपको मिलेंगे स्टेल्थ ब्लैक, गन मेटल ग्रे, क्रोम और स्टॉर्म राइडर सैंड वाले कलर्स। हो सकता है कि इन कलर्स में कुछ परम्यूटेशंस या कॉम्बिनेशंस और भी अवेलेबल हों, लेकिन मोटे तौर पर ये कलर्स जो हैं ये अलग अलग वेरिएंट्स में अवेलेबल हैं।
अब इसके कंपैरिजन में अगर आप जावा को देखें तो उसकी कीमत भी इससे कुछ कम नहीं है। वहाँ पर भी आपको 1.83 लाख रुपीज़ में ड्यूल चैनल ABS मिलता है, लेकिन जो इंपीरियल है उसकी कीमत BS6 वेरिएंट में 2 लाख रुपीज़ हो गई है, एक्स शोरूम जो कि इससे ज़्यादा है। तो बहुत ही कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड ये गाड़ी है। अगर आप स्टैंडर्ड बेस वेरिएंट्स ले रहे हैं सिंगल चैनल, तो ये अभी भी सबसे किफ़ायती मोटरसाइकिल है इस सेगमेंट में। हालांकि परफॉर्मेंस के मामले में ये सबसे बेहतर नहीं है। इंजन टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर ज़रा पुरानी है। अगर आप देखने जाएँ तो 1.84 लाख रुपीज़ में आपको जावा में लिक्विड कूलिंग मिलती है, यहाँ पर एयर कूल्ड इंजन है और काफ़ी पुराना इंजन है। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको किस तरह की गाड़ी चाहिए। मुझे इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है कि अगर आपको रॉयल एनफील्ड की हेरिटेज से प्यार है, इसका जो फील है उससे प्यार है और आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि आप किस तरह की गाड़ी ले रहे हैं। रिलायबिलिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ अभी भी आपको आ सकते हैं, लेकिन जो एक पुराना कैरेक्टर था इस मोटरसाइकिल का वो बरकरार है और ये मोटरसाइकिल अपने BS6 वेरिएंट में अपने पुराने BS4 वेरिएंट से डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, बहुत सारे रिव्यूज़ आपने इस गाड़ी के देखे होंगे, लेकिन मैंने कोशिश करी कि इस गाड़ी को अच्छे से टेस्ट करके इसके बारे में आपके जो सवाल थे स्पेसिफिक उनके जवाब दूँ, इसके परफॉर्मेंस के बारे में, इसके रिफाइनमेंट के बारे में आपके सवालों के जवाब दूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये रिव्यू काफ़ी डिटेल लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है दछंगानी THECHHANGANI। मुझे फॉलो ज़रूर करें इंस्टाग्राम के ऊपर। मोटरॉइड्स को ज़रूर फॉलो करें। मोटरॉइड्स इंडिया हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। उसके अलावा अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ हटके लगा, कुछ ज़्यादा डेप्थ में लगा, हम लोग बहुत डेप्थ में रिव्यूज़ करते हैं, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोटरॉइड्स को शेयर कर दीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ जिन्हें कि इस गाड़ी के बारे में जानना है। और अगली बार फिर एक मोटरसाइकिल या कार लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।